नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी कैलेंडर जारी किया है जिसमें आपकी लेखपाल 19 जून के आसपास आपका लेखपाल का उसने पेपर रख दिया है। और जो आपका वीडियो है, जो वो नए वाली वीडियो 2105 जो आपकी घोषणा की गई है या फिर पुराने 2018 के, उनको बहुत पीछे पहुँचा दिया है। अक्टूबर के आसपास कहीं वो जाके होगी, उनकी डेट भी नहीं दी, बस संभावित तिथि दे दी गई कि संभावित होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एक मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, पंचायत राज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए और यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही। तो पंचायत राज, क्योंकि गांव से संबंधित होगा सारा पेपर, पंचायत राज। अब लेखपाल का जो काम होता है सारा गांव से संबंधित होता है, सारा काम गांव से संबंधित होता है लेखपाल का। तो पंचायत राज के बारे में जानना आवश्यक है। तो आज मैं इसी टॉपिक को आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग कॉपी और पेन अपने पास रखिए और नोट करिए, साथ साथ जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे साथ साथ नोट करिए। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की और नंबर 1 पर आपने हेडिंग तो बना ली होगी, पंचायत राज। अब हम शुरू करते हैं, नंबर 1 पर लिखते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जो जनक माने जाते हैं वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या है इनका कार्यकाल है, जो मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आप समझ जाएंगे कि हमने स्थानीय स्वशासन से ही शुरुआत क्यों की, हम सीधा पंचायत राज पे क्यों नहीं आ गए, क्योंकि वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और घुमाएगा आपको, क्योंकि स्थानीय स्वशासन को ही पंचायत राज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग धीरे धीरे सब बात जान जाएंगे। स्थानीय स्वशासन, अब स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय स्तर पर शक्ति का विस्तार, स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का शासन ताकि राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमियों के हाथों में हो, ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन, अर्थात स्थानीय स्तर पर मतलब गांव के स्तर पर, जमीन के स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमियों के हाथों में हो, ताकि वह अपनी शक्तियों का समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। देखिए, पंचायत राज क्या है? पंचायत राज आपका स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रकार है। स्थानीय स्वशासन का ही एक प्रकार है पंचायत राज। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पंचायत गांव में क्या होती है, गांव में जो भी समस्याएं होती है, गांव में सड़क हो, गांव में सड़क बननी हो, गांव में आपकी लाइट लगनी हो, नलके लगने हो, या आपके तालाब से संबंधित, या फिर छोटे मोटे जो गांव में झगड़े हो जाते हैं, उन सभी से संबंधित आपका सब फैसले कहाँ पर हो जाते हैं? पंचायतों में हो जाते हैं। जो ग्राम प्रधान होता है वो कोई ना कोई हल उनका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये छोटे स्तर पर सरकार का एक रूप है। छोटे स्तर पर सरकार का एक रूप है। भारत की एक नींव यहीं से रखी जाती है। महात्मा गांधी कहते थे कि गांव का विकास हो, भारत का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, क्योंकि भारत गांव का देश है। चलिए अब शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, मैं आपका लिख देता हूं। स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, अब स्थानीय स्तर या तो गांव के स्तर पर या जिले के स्तर पर, ठीक है, जिले के स्तर पर, गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ठीक है ना। ये क्या है? ये स्थानीय स्तर ही हुआ ना। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का शासन की राजनीतिक शक्तियों का विस्तार, की राजनीतिक शक्ति का विस्तार, राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो, आम आदमी के हाथों में हो, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके।
स्वयं कर सके। आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को इस समझ में आ जाए। स्थानीय स्तर पर, गांव या जिला के स्तर पर इस प्रकार का शासन कि राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। प्रत्येक समस्या के लिए उसे आपका दूर दूर न जाना पड़े। जैसे आपका सॉरी दोस्तों, सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है बाहर से, इसलिए मुझे माइक ऑफ करना पड़ा है, सॉरी। देखिए, स्थानीय स्तर पर या गांव के स्तर पर इस प्रकार का शासन की राजनीतिक जो शक्ति होगी, भाई राजनीतिक शक्ति होगी ना, प्रधान, छोटे उप प्रधान, आपके गांव स्तर पर होता है सब कुछ, तो वो छोटी सरकारी तो होती है, बिल्कुल सरकार का एक छोटा रूप होता है। राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों में, बिल्कुल आम आदमी के हाथों में तो होता है। हम सब में से ही उठकर तो एक प्रधान चुना जाता है, तो क्या होता है आपका, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। अब स्थानीय स्वशासन से लाभ क्या है? स्थानीय स्वशासन का भाई कोई तो लाभ होगा, अगर नहीं, बिल्कुल स्थानीय स्वशासन का कोई तो लाभ हमें होगा, बिल्कुल होगा। स्थानीय स्वशासन का लाभ क्या होगा? देखिए, अगर लाभ की बात करता हूं मैं, स्थानीय स्वशासन के लाभ की बात करता हूं, तो इससे क्या होता है? इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता आती है। क्या आती है? राजनीतिक जागरूकता। ठीक है, इस बात को पूरा आप लोगों को लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता आती है। क्या आती है? लोगों में राजनीतिक जागरूकता आती है। अगर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर हमें इससे लाभ क्या होगा? नंबर 2 पर हमें लाभ इससे होगा कि विकेंद्रित शासन व्यवस्था का विकास होगा। क्या होगा? विकेंद्रीकृत। क्या होगा? आपका जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विकास होगा। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विकास क्या होगा? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। ये विकेंद्रीकृत क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? तो विकेंद्रीकृत का अर्थ होता है शक्ति का बिखराव या फैलाव। क्या होगा? शक्ति का बिखराव। शक्ति का बिखराव या फैलाव। शक्ति का बिखराव या फैलाव। भाई राजनीति, जब गांव में आप एक छोटी सी सरकार बना देते हो तो उससे क्या होता है? लोगों में राजनीतिक जागरूकता आती है, लोगों का विकास होता है। उससे लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ जाती है ना, कि गांव के लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ जाती है। तो जब गांव का विकास तो देश का विकास। आपका विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? शक्ति का बिखराव या फैलाव। भाई शक्ति का फैलाव हो जाता है ना, भाई बड़े स्तर पर ना होकर छोटे स्तर पर भी शक्तियों का फैलाव हो जाता है पंचायती राज के द्वारा। क्या हो जाता है? शक्ति का बिखराव। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रकार की। अगर मैं प्रकार की बात करता हूं स्थानीय स्वशासन के प्रकार की, तो 2 प्रकार का स्थानीय स्वशासन होता है। नंबर 1 पर हम जानते हैं आपका क्या होता है? शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन। और नंबर 2 पर क्या होगा आपका? नंबर 2 पर आपका होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या होगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है ना? 2 स्तर पर होता है, 2 प्रकार का स्थानीय स्वशासन होता है आपका। एक ग्रामीण होता है, एक शहरी होता है। शहरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, शहरी से हमें कोई मतलब नहीं है, ना हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ना हमें शहरी से कोई मतलब है। हमें मतलब है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। तो आप नोट बनाकर ये बात लिख लीजिएगा कि क्या कहते हैं? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही, लिखिए नोट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही
क्या कहते हैं? पंचायत राज कहते हैं। पंचायत राज कहते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही क्या कहते हैं? पंचायत राज कहा जाता है। और हमें क्या पढ़ना है? आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, या फिर हम कह सकते हैं क्या आपका पंचायत राज। आपसे वो एग्जाम में यहीं से पूछ सकता है। अब तो समझ में आ गया कि स्थानीय स्वशासन को पढ़ना आवश्यक क्यों है। थोड़ा सा इसके बारे में जानना इसलिए आवश्यक है, वो आपसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो जान लीजिए स्थानीय स्वशासन के जनक क्यों कहा जाता है। अगर 1864 की बात करता हूं, 1864 में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। क्या दी गई? स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिली। ठीक है, क्या होती है? मान्यता मिल जाती है। 1882 की बात करता हूं, 1882 की बात करता हूं तो लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थान दे दिया गया या दर्जा दे दिया गया। 1882 कब था? जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन भारत पर हुआ करता था, तो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक बना दिया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और स्थानीय स्वशासन क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक बनाया गया। क्या होगा आपका? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक बनाया गया। इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नोट बनाकर लिखिएगा दोबारा से यहां पर, इसी कारण लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। जनक क्योंकि कहा जाता है। अब मेरी बात सुनिए, अब ये जनक क्या है? जनक, तो यहाँ पे आप इस बात को पूरा कर लीजिएगा कि इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस बात को पूरा कर लीजिएगा कि इसी कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में मुझे लगता है आपकी आ गई होगी अच्छे से, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि स्थानीय स्वशासन के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाया या संवैधानिक बना दिया। ठीक है, उनके द्वारा। अब भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय की बात कर रहा हूं, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और आपके लेखपाल के पेपर के अकॉर्डिंग स्थानीय स्वशासन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है जिसे पंचायत राज कहा जाता है। आया समझ में? अब हम बात करते हैं, आपका कुछ आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं आपका क्या, हम नोट बनाइए और एक बात लिखिए आप लोग यहाँ पर। आपसे एग्जाम में ये बात पूछ लेगा तो भी दिक्कत होगी आप लोगों को, क्योंकि नोट बनाकर लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज के खिलाफ थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायत राज के खिलाफ थे। पंचायत राज के खिलाफ थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायत राज के पक्षधर लिखे यहां पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। पंचायत राज के पक्षधर नहीं थे, पक्षधर नहीं थे। वे कहते थे, उनके अनुसार, इनके अनुसार पंचायत राज से, इनके अनुसार पंचायत राज से क्या होगा? सामंतवादी और पुरुषवादी। क्या होगा? सामंतवादी
सामंतवादी तथा पुरुषवादी विचारधारा का जन्म होगा, विचारधारा का जन्म होगा। इतना सारा इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ये बात लिखनी जरूरी थी। ये कहते थे कि जो आपकी पंचायत राज है इसके द्वारा सामंतवादी और पुरुषवादी विचारधारा का जन्म होगा। पुरुषवादी मतलब समाज में जब पंचायत होगी तो पंचायत में जो प्रधान होंगे वे गांव में कौन होंगे, वे गांव में पुरुष होंगे। दूसरा वे लोग होंगे प्रधान, गांव के जो प्रधान बनेंगे, सरपंच बनेंगे, वे लोग बनेंगे सरपंच, जो लोग आपके ऊंचे तबके के होंगे, जो लोग आपके पैसे वाले होंगे, वो सभी प्रधान बन जाएंगे। जैसे आज के टाइम में दिखता है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं वही लोग प्रधान बनते हैं जिनके पास पैसा होता है, ठीक है ना। या फिर अगर चक्रानुक्रम चला हुआ है, जैसे आपकी जो शेड्यूल कास्ट में जब प्रधानी आती है, शेड्यूल कास्ट में सरपंच का पद आता है, तो क्या होता है उस समय भी उन लोगों को सपोर्ट कौन करता है, कोई ऊंचा पद ही, कोई गाँव का आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है या जमीन होती है, वही सपोर्ट करते हैं जिससे आने वाले समय में उसको लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं गांव में सरपंच जो आपकी ग्राम प्रधान का पद है, जो आपके पंचायत राज है, वो उसकी आवश्यकता भी थी। उसकी आवश्यकता गांव के विकास के लिए बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए अगर मैं बात करता हूं कि पक्षधर कौन थे इसके पक्ष में थे, पक्ष में कौन कौन थे आपके पक्ष में थे, आपके गांधी, महात्मा गांधी। अब जहां महात्मा गांधी पक्ष में होंगे वहां पर आपके जवाहरलाल नेहरू भी पक्ष में ही होंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, क्या थे, लाला लाजपत राय क्या थे आपके, ये सभी इसके पक्षधर थे। और इसके पक्ष में कौन नहीं था, पक्ष में नहीं थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एग्जाम में अगर उसने पूछ लिया कि कौन आपके पंचायत राज के पक्ष में नहीं थे, तो कौन नहीं थे पंचायत राज के पक्ष में, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके पंचायत राज के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूं तो आपके कौन पक्ष में थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय पंचायत राज के पक्ष में थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि बहुत सारे नोट बनवा रहा हूं ना मैं, क्योंकि ये आवश्यक है दोस्तों, इसलिए काम की बात है, इसलिए मैं इनको नोट बनवा के लिख रहा हूं। सीधी भी लिख देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई। क्या की गई, अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की, जिसे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित माना जाता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 40 जो पंचायती राज के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है, पंचायत राज के गठन की बात करता है, ठीक है। पंचायत राज के गठन की बात करता है। इस अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, इस अनुच्छेद को महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित माना जाता है। क्या माना जाता है, इस अनुच्छेद को महात्मा गांधी की विचारधारा से दोस्तों 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित माना जाता है।
पहली बार संविधान के निर्माताओं ने गांधी जी के विचारों को यहीं पर उजागर कर दिया था कि अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया कि पंचायती राज के गठन की बात की गई, पंचायती राज के गठन की बात यहीं पर की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं, ये आपने नोट बनाकर लिख लिया होगा, लेकिन यहां से पंचायती राज को कोई विशेष बल नहीं दिया गया, कोई विशेष बल या कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। इसके पीछे का कारण भी था। अनुच्छेद 40 में जोड़ने का एक विशेष कारण यही था कि अनुच्छेद 40 से यह बात लागू करना आवश्यक नहीं हो जाता है, इसलिए इसे अनुच्छेद 40 में रखा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना आवश्यक नहीं है, इसी कारण इसे अनुच्छेद 40 में रखा गया ताकि बात भी हो जाए और मसर की दबाव भी इस बात से ना बन पाए। तो अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपकी क्या, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सब कुछ आपने लिख लिया होगा, ये सब कुछ आपने अच्छे से नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका क्या, सुनिए, आजादी के बाद जब भारत आजाद हो गया, भाई आजाद हो गया भारत, आजादी के बाद क्या किया गया? आजादी के बाद सरकार ने ग्रामीण जनता के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत सारी योजनाएं आज़ादी के बाद चलाई गई थी ना, क्योंकि जो शहरी लोग थे वो ज़्यादा जानते थे कि देश आज़ाद हो चुका है और वो आपके जो औद्योगिकरण हुआ था उससे अधिक जुड़े हुए थे। लेकिन ग्रामीण लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, खेती व्यापार से जुड़े हुए, अपने खेती से जुड़े हुए थे, तो उन्हें इस रास्ते पर लेकर आना था ताकि उन तक भी विकास की ये दौड़ पहुँच सके। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया? ग्रामीण जनता के स्तर को सुधारने के लिए ग्राम विकास के कई कार्यक्रम चलाए। आजादी के बाद सरकार ने ग्रामीण स्तर के सुधार के लिए, ग्रामीण स्तर के सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए। ठीक है ना भाई, क्या क्या भारतीय सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए ताकि ग्रामीण लोगों का जो जीवन स्तर सुधार जा सके और जो सरकार की योजनाएं होंगी वो ग्रामीण लोगों को लाभ दे सके। तो उसकी शुरुआत की आपकी 2 अक्टूबर 1952 से। कब से? 2 अक्टूबर 1952 से शुरुआत की गई। इसका लिए क्या किया गया? इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ज्यादा मैं कुछ इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये असफल रहा। लिख लीजिएगा इस बात को। मैं आपको अब बोल के मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, क्योंकि मैं आपको अभी मौखिक रूप से जो मैं आपको हिंदी में पढ़ाता था अब उसे बता रहा हूं, क्योंकि आपने इतना वो नहीं किया हिंदी को। मुझे लगा था कि आप लोगों को थ्योरी पसंद आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि थ्योरी से ही एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज लगाकर कभी भी एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा सिर्फ क्वेश्चन की, सिर्फ मैंने लगा दिया है, सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज लगाकर आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, चाहे कहीं से पढ़े, मुझसे पढ़े या किसी और से, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोगों को थ्योरी तो पढ़ना ही होगा। थ्योरी से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेते हैं और कुछ बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते। ये गणित नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है कि आपने क्वेश्चन लगाया और आपकी प्रैक्टिस हो गई, नहीं, ये आपका हिंदी या फिर अन्य सब्जेक्ट है, इसमें आपको थ्योरी पढ़नी ही होती है। जितने भी हिंदी या जीएस के सब्जेक्ट होते हैं इसमें आपको थ्योरी पढ़नी ही होती है, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। जिस बच्चे की थ्योरी अच्छी होती है, मान लो हिंदी का एग्जाम है, एग्जाम्पल है, अगर जिस बच्चे की थ्योरी अच्छी होती है वो ज्यादा से ज्यादा, अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 प्लस क्वेश्चन करके ही आएगा।
ये होता है थ्योरी लगाने का फायदा। अभी देख लीजिए आप, 2 अक्टूबर 1952 को ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो असफल रहा। क्यों असफल रहा जान लीजिए आप लोग। क्या हुआ, सरकार ने जो योजनाएं चलाई वो योजनाएं कभी ग्रामीण स्तर तक पहुंच ही नहीं पाई। ग्रामीण स्तर तक वो योजनाएं कभी पहुंच ही नहीं पाई। जो सरकारी अधिकारी थे, ये सभी योजनाओं का लाभ उन तक ही सीमित रह गया। क्या किया, उन लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा लाभ उठाया। जो योजनाएं चलाई वो क्या हुई भाई, सरकार का काम था योजनाएं चलाना, और जो अधिकारी होते हैं उनका काम होता है उनको फैलाव कर देना, उनको गांव तक पहुंचा देना, उन लोगों तक पहुंचा देना। लेकिन जो ये अधिकारी थे, इन्हें किसी का डर नहीं रहा था। ये जो अधिकारी थे, इन पर कोई ऐसी संस्था नहीं थी, सरकार हर चीज पे ध्यान नहीं रख सकती, हर चीज के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई है। उस समय भारत आजाद हुआ था तो हर तरह की संस्थाएं नहीं थी। तो इन लोगों ने, जो सरकारी लोग बीच में थे, इन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ खुद को ही दिया और खुद तक ही सीमित रखा। ग्रामीण स्तर तक ये योजनाएं कभी पहुंच ही नहीं पाई, इसीलिए यह असफल रहा। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को 2 अक्टूबर 1953 को एक और योजना लागू कर दी गई। कब की गई, 2 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा आरंभ की गई। 2 अक्टूबर 1953 को, वो 52 को 53 को क्या किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। अब राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कर दी और यह प्रोग्राम भी क्या रहा, यह भी असफल रहा। यह प्रोग्राम भी आपका क्या रहा, यह प्रोग्राम भी आपका असफल रहता है। वो एग्जाम में यहां से पूछ लेगा कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1953 में की गई थी, जो प्रोग्राम असफल रहा था। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद आपका फिर क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में क्या किया गया, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता, 2 हो गई हमारी, और तीसरी की बात करते हैं 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष की बात करता हूं तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। कौन थे, बलवंत राय मेहता, इसीलिए समिति का नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु, मतलब उसकी जांच के लिए बनाया गया। इस समिति को क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जांच के लिए से बनाया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ये जानने के लिए कि ऐसा क्या कमी रह गई थी जो आपकी यह योजनाएं गांव के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि ये दोनों योजनाएं इसलिए असफल रही क्योंकि इस योजनाओं का लाभ ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आपके लोगों के द्वारा बनाया गया ढांचा वो आपका असफल होने का कारण था। इन्होंने अपनी सिफारिश दी और इन्होंने कहा इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की। क्या की, इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर आपके त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की। कितनी, 3 स्तरीय पंचायत राज की बात करती है। दोस्तों टाइम जो है वो पूरा हो चुका है तो इसलिए मैं आगे नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है और मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगा। वैसे भी हमारे पास कितना टाइम हो गया है, आपका 1 मिनट हमारे पास रह गई है। मैं एक बात लिख देता हूं कि इस समिति ने जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति थी, इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायत राज की बात की। कितनी? 3 स्तरीय पंचायत राज की बात की। 3 स्तरीय पंचायत राज की बात की। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतने रखेंगे दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।